दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था कब? यहाँ पर देखिए, जुलाई 1942, अगस्त 1942, अगस्त 1943 या अगस्त 1944। तो सही उत्तर अगस्त 1942, ऑप्शन बी। दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुमोदित यानी पारित किया गया था। अगला प्रश्न आसान सा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 6 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942, 17 जुलाई 1943 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1942। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। डेट जो क्रम है डेट का वो याद रखिएगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 डेट याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो सही उत्तर अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी। दोस्तों, अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया। उनके इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गई और इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गईं ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए एक गुप्त केंद्र बनाया जा सके। सन 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है कि अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ, यानी डिवाइड एंड गो? तो सही उत्तर है, ये था कराची अधिवेशन 1943। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कराची अधिवेशन 1943। दोस्तों, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया और दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना। तो सही उत्तर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है ये 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आप जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में और कांग्रेस द्वारा स्वराज को लक्ष्य घोषित करना 1929। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पूना समझौता, डेट 24 सितंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 और बेबेल योजना 14 जून 1945। तो 4, 1, 2, 3
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 3 युग्म सुमेलित हैं, एक युग्म आपका सुमेलित नहीं है। देखिए, साइमन कमीशन 1927 ये आपका सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह 1930 सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 सही है। बेबेल योजना 1945 न कि 1944। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। आप देखिए, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवेल भारत का वायसराय बना। उसने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य की एक विस्तृत योजना बनाई जो बेबेल योजना के नाम से जानी जाती है। बेबेल योजना की घोषणा जून 1945 में की गई। तो विकल्प डी सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, आपको बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस या सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो सही उत्तर लॉर्ड बेवेल। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। 2 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड बेवेल 1943 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड बेवेल ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर 24 मार्च 1946 को। दोस्तों, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय दल, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था, कहाँ पर है। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या कोचीन। तो सही उत्तर बम्बई। नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज़ पर मुंबई में शुरू हुआ। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज़ पर जय हिंद और भारत छोड़ो के नारे लिखे। बाद में इस विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर कैबिनेट मिशन, ऑप्शन ए। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों और अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई में उसका अधिवेशन हुआ। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या ए.ओ. ह्यूम। तो याद रखिएगा, 6 जून 1946 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। 23 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946 या 26 अगस्त 1946। तो सही उत्तर 24 अगस्त 1946, ऑप्शन बी। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई और 2 सितंबर को इसका गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, 24 अगस्त को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, आपको बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जयप्रकाश नारायण या जे.बी. कृपलानी। तो सही उत्तर जयप्रकाश नारायण या जे.पी. जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और जे.बी. कृपलानी संविधान सभा के सदस्य थे। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो आप जान लीजिए, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिसमें एक
अंतरिम सरकार की स्थापना करना था जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, ये शामिल था। और कैबिनेट मिशन द्वारा दिए गए प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया और इसी के अनुसरण में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पर से होगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर महात्मा गांधी। दोस्तों, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारत के विभाजन की योजना पेश की तब कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया, किंतु महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो वो मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ विभाजन नहीं होने दूंगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये बहुदलीय निकाय था और इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया। तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, सही नहीं, ये बहुदलीय निकाय था और इसने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया। 1, 3 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट निर्वाचन प्रणाली से हुआ था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ और एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। इस सभा में अनेक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, इसलिए एक बहुदलीय निकाय थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसने अपने कार्यों का संचालन अनेक समितियों के माध्यम से किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? आपको बताना है। संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने? तो सही उत्तर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। दोस्तों, कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई और संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आप देखिए कि संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई और इस दौरान उसमें संशोधन किए गए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 22 जनवरी 1947। डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तिथि है 22 जनवरी 1947। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस पर विचार विमर्श के बाद संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। इसकी प्रशंसा करते हुए राजनीतिक विद्वान अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस पुस्तक में जो तर्क दिया गया है उन्हें उद्देश्य का संक्षिप्त और सार रूप में प्रस्तुत करती हैं। मैं ये उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि मुझे गर्व है कि भारत के लोग अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ करते समय उन राजनीतिक सिद्धांतों को मान्यता दे रहे हैं जिन्हें हम पश्चिम की परंपरा कहते हैं, किंतु जो पश्चिम तक ही सीमित नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन योजना जो है ये भारत के संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था और संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 नियत की गई थी, लेकिन देश के विभाजन के बाद ये संख्या घटकर 299 हो गई। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान में एक सीट आवंटित की गई थी।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। दोस्तों, संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक आरंभ होने के साथ हुई। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। फिर भी संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए, इसलिए संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को जो है ग्रहण करते हैं और इसी दिन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वाधीन भारत के संविधान पर, आप देखिए, स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 दिन मंगलवार को राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और इस दौरान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? वी.टी. कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, वी.एन. राव या के.एम. मुंशी? तो सही उत्तर है वी.एन. राव। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्हें संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। वी.टी. कृष्णमाचारी राजस्थान से, एच.सी. मुखर्जी पश्चिम बंगाल से और दोस्तों के.एम. मुंशी महाराष्ट्र विधानमंडल से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? 10, 12, 13 या 15? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। इनमें विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्याएं थीं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो आप जानते हैं बी.एन. राव, ऑप्शन सी। संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के वैधानिक या संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुछ समितियों का गठन किया। नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है?
तो भारतीय संविधान का वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। कुछ विद्वान BN राव को इस पदवी से विभूषित करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा मान्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आप जानते हैं 7 सदस्य। संवैधानिक सलाहकार BN राव के निर्देशन में तैयार भारतीय संविधान के प्रारूप की समीक्षा के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति में BR अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, AK स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र इनके स्थान पर माधव राव सदस्य बने और DP खेतान और इनकी मृत्यु पर T कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है कि कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति की 2 उप समितियाँ थीं, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे और संविधान सभा के विधिक या संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था? ऑप्शन है स्वतंत्रता, लचीलापन, समानता और भ्रातृत्व। तो सही उत्तर लचीलापन को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में लचीलेपन को त्रिमूर्ति के अंतर्गत नहीं रखा। डॉक्टर अम्बेडकर की त्रिमूर्ति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। बिल्कुल सही है। कारण है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्यवस्था की थी। तो A सही, R गलत है। तो देखिए ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा एक विधान पारित किया गया, जिसके अनुसार भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का 2 भागों में विभाजन हुआ। ये अधिनियम 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। तो कथन A सत्य है, किंतु भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया गया, इसलिए R सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, इसको ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था कब? तो उत्तर है 4 जुलाई 1947 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को पारित होने के बाद इस अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड लुई माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड डफरिन। तो सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता और विभाजन के समय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। 3 जून 1947 को इनके द्वारा प्रस्तुत योजना के कार्यान्वयन के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन है JB कृपलानी, GB पंत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरदार पटेल। तो सही उत्तर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेहरू और पटेल के बाद अंततः महात्मा गांधी ने भी माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस योजना का अंत तक विरोध किया था। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना था कब? 1947, 1948, 1949 या 1950 में? तो सही उत्तर 1950 में। संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के बाद
26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा किया। संविधान के कुछ उपबंध उसी दिन 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हो गए और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए, जिसे संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है। और इसी तिथि से भारत एक गणतंत्र राज्य बना था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार या गोवा? तो सही उत्तर गोवा है। भारत द्वारा 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का कूट नाम ऑपरेशन विजय था। अगला प्रश्न है, जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। संपूर्ण राष्ट्रगान को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचना गीतांजलि से लिया गया है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया किस रूप में जाने जाते हैं? व्यक्तिवादी विचारक, दलीय व्यवस्था संबंधी विचार, मूल्य विहीन व्यवस्था के लिए या समाजवादी अवधारणा के लिए? तो सही उत्तर समाजवादी अवधारणा के लिए। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी विचारक थे। वे समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को जन मंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हवी ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स और गांधी तथा सोशलिज्म है। अगला प्रश्न और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक कथन है कि ये किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वो सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह या चंद्रशेखर? तो सही उत्तर इंदिरा गांधी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध नौकरशाही की वकालत की और इस प्रतिबद्धता का अर्थ उस वक्त सरकार की प्रतिबद्धता थी। उनकी इस अवधारणा का बहुत विरोध हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भारतीय संविधान खंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।